घंटे से स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। उसने गाड़ी आने की सूचना सुनी। वह अपना सामान उठाकर एकदम तैयार हो गई। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। हर तरफ हलचल मच रही थी। सब गाड़ी की तरफ भागे जा रहे थे। अनु भी गाड़ी की तरफ जाने लगी। हर तरफ इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक से अनु के कानों में एक धीमी सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। अनु, अनु, रुक जाओ, मत जाओ। अनु हैरानी से इधर उधर देखने लगी, पर हर तरफ भीड़ भाड़ होने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनु एकदम से चौंक सी गई थी। वह हर तरफ बड़ी हैरानी से देख रही थी कि उसका नाम लिखकर उसको कौन बुला रहा है। पर अनु के मन में डर था कि कहीं इस गलत फहमी में उसकी गाड़ी ना छूट जाए। वह कभी गाड़ी की तरफ जाती तो कभी पीछे मुड़कर देखती। स्टेशन पर लोगों के इधर उधर होने से उससे एक हल्की सी नज़र से अपनी सहेली कोमल दिखाई दी। कोमल भी भीड़ के कारण आगे नहीं आ पा रही थी, परंतु वह इशारे कर रही थी कि अनु, गाड़ी पर मत जाओ, रुक जाओ। अनु कोमल का इशारा समझ गई थी, परंतु वह ऐसा क्यों कह रही थी यह उसको समझ नहीं आ रहा था। वह इधर उधर देखते हुए एक तरफ बैठ गई। इतने में गाड़ी निकल गई। अनु अंदर से बहुत उदास थी, क्योंकि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। कोमल धीरे धीरे से आगे निकल कर आती है और अनु के पास आकर कहती है, अनु, आज रुक जाओ। मैंने अभी कुछ समय पहले ही हमारी प्रोफेसर सोनिया मैम को बात करते हुए सुना। वह कह रही थी कि इस बार हम बच्चों को किसी ऐतिहासिक स्थान पर घुमाने ले चलते हैं। जो बच्चे किसी वजह से अपने घर नहीं जा सकते, वह छुट्टियों में अगर हॉस्टल में रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। अभी उनका विचार पक्का नहीं कह सकती, पर फिर भी अगर वह जा रहे हैं तो हम तेरे बिना नहीं जाएंगे। तू एक दिन इंतजार कर, नहीं तो कल या परसों निकल जाना। अनु सोच रही थी कि अगर मैम को घुमाने लेकर जाना था तो पहले भी बता सकते थे। मुझे बहुत देर हो गई थी। मैं अपने माता पिता से नहीं मिली थी, इसलिए मेरा मन हो रहा था कि मैं जल्दी से अपने माता पिता के पास जाऊं। वैसे भी हॉस्टल में अब छुट्टियां काफ़ी समय के बाद पड़ी है। वह थोड़ी उदास लग रही थी और घूमने जाने के लिए खुश भी थी। उसने अपने पिताजी से फ़ोन करके बोला, पिताजी, इस छुट्टियों में मैं नहीं आ रही, क्योंकि हमारे प्रोफेसर ने ऐतिहासिक स्थान पर घूमने का प्रोग्राम बनाया है। पिताजी बहुत खुश हुए और उससे जाने की अनुमति दी और कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो बच्चों का ज्ञान और बढ़ेगा और नई नई जगह आपको देखने को मिलेगी। पर घूमने जाना भी पक्का नहीं था, इसलिए मैं सोच रही थी अगर हम घूमने ना गए तो कहीं माता पिता के पास जाना रह ना जाए। मैं कोमल से बोली, अगर हमें कल पता ना चला तो उसके बाद मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। कोमल ने कहा, ऐसा मत सोच यार, हो सकता है हम चले जाएं और हम दोनों एक साथ कभी कहीं गए भी नहीं। मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि अपने घर भी नहीं जा सकती। जब से माँ नहीं रही, मेरा उस घर में जाने को मन ही नहीं करता। तो एक दिन मेरे लिए रुक जाना। रात हो चुकी थी। वह दोनों आपस में बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह एक अजीब सी कोशिश दोनों के मन में थी। इतने में ही सोनिया ने संदेश लेकर आई कि जो भी बच्चे ऐतिहासिक स्थान पर घूमना चाहते हैं वह शाम तक तैयार रहना। बस इतना सुनते ही अनु और कोमल खुशी से झूम उठी। उन्होंने जल्दी ही जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अपना जरूरी सामान, फोन, कैमरा, टॉर्च, कुछ कपड़े, चादर और खाने पीने का सामान अपने बैग में रख लिया। वे दोनों बहुत खुश थी। इतने में शाम के 5 बजे राजस्थान घूमने के लिए बस आ गई थी। जो प्रोफेसर जा रहे थे वे सभी बस के पास आ गए। उन्होंने एक लिस्ट पर सब छात्रों का नाम लिखा और निर्धारित समय पर निकल गए।
राजस्थान में बहुत सारे पुराने किले देखने के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला, कोमलगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, भानगढ़ का किला। यह सब पुराने किले हैं जो राजा रानियों से संबंध रखते थे। वहाँ पर जाकर बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, यह सब सोचकर प्रोफेसर उनको वहाँ पर लेकर जा रहे थे। जब वह राजस्थान पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर जाकर एक होटल में कई कमरे ले लिए। वहाँ पर उन्होंने रात का खाना खाया और वहीं पर रात बिताई। अगले दिन सुबह जल्दी ही सब उठ गए थे। किला देखने के लिए सब निकलने लगे थे। इन किलों के बारे में सब ने कुछ न कुछ सुन रखा था। कहीं के लोगों के बारे में तो अजीब सी बातें भी सुनी थी, परंतु विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता कि उन किलों में कुछ डरावना सा, कुछ अजीब या खौफनाक हो सकता है। इसलिए बच्चों को यह दिखाने के लिए ही प्रोफेसर ने यह निर्णय लिया था कि आज विज्ञान कितना आगे निकल गया है। हम सब बस में सुबह निकले और शाम तक एक किला देखकर वापस आ गए। इसी तरह हर रोज सुबह निकलते और शाम तक वापस आ जाते और रात को किले के बारे में बातें करते रहते। उन्हें वहाँ बहुत कुछ अजीब भी देखने को मिला। बहुत सी डरावनी चीजें भी थी जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था, परंतु सब खुश थे। इसी तरह से 3 दिन बीत चुके थे। अगले दिन वह सब भानगढ़ का किला देखने के लिए निकलने वाले थे। सब बहुत उत्सुकता से नीचे आए। भानगढ़ का किला होटल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने वह आखिर में देखा। किले के सामने एक नदी बहती थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां और कई तरह के जानवर रहते थे। सुना था इन मछलियों ने कोई न कोई आभूषण पहना है, जिससे यह लगता था कि वह भानगढ़ के आसपास के लोग हों। वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधों की इतनी घनी हरियाली थी कि नदी अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रही थी। सब किले से कुछ कदमों की दूरी पर थे कि उन्हें वहाँ एक दृश्य अजीब से लगे, थोड़े खौफनाक भी थे। इस किले की डरावनी बातें सुन तो रखी थी, परंतु विश्वास किसी को नहीं था। इतने में उन्होंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा जो बहुत पुराना टूटा फूटा सा था, जिस पर यह संदेश लिखा था कि सूर्यास्त होने के बाद अंदर जाना मना है। वह बड़ी मुश्किल से समझ आ रहा था, पर जैसे तैसे करके कोमल ने यह संदेश पढ़ लिया। किले के बाहर ही बहुत बड़े बड़े पत्थर, जो कि भयंकर काले रंग के थे, दूर से ही दिख रहे थे। धीरे धीरे से सब एक एक करके अंदर जाने लगे। पूरा किला घूमकर जब वह बाहर निकलने की सोच रहे थे, तब अनु और कोमल किले के उस कोने में चली गई जहाँ पर थोड़ा भूल भुलैया सा था। वहाँ से कई आवाज़ें आती, कभी पंछियों की, कभी लोगों की। तो वह अंदर यह देखने जा रही थी कि यह खौफनाक आवाज़ें किसकी हैं। इतने में उन्हें एक बोर्ड लगा दिखाई दिया जिस पर उस किले का इतिहास लिखा था। इतिहास में लिखा था, यह किला बहुत साल पुराना है। यह उस समय की बात है जब यहाँ पर एक रानी रत्नावती नाम की रानी हुआ करती थी। वह उस समय की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। जैसे ही वह 18 साल की हुई, कई राजा उसके पास शादी का न्योता लेकर आए, पर उसने सभी को इनकार कर दिया। उनमें से एक जादूगर भी था। उस जादूगर की छवि सबके लिए बहुत बुरी थी। वह जानता था कि इतनी बड़ी महारानी उसके साथ शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने रानी को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। एक बार जब रानी की दासी वहाँ बाजार में रानी के लिए इत्र लाने के लिए गई, तो उस जादूगर ने इस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, जिससे जैसे ही वह रानी इस इत्र को लगाएगी तो उस रानी को उस जादूगर से प्यार हो जाएगा। पर रानी को अपने गुप्तचरों के कारण पता चल गया कि इस इत्र की शीशी पर काला जादू किया गया है। इसलिए उस रानी ने इस इत्र की शीशी को
महल के बाहर एक पत्थर पर जोर से मारा, जिससे वह शीशी टूट गई और जादू उल्टा पड़ गया। वह पत्थर सीधा जाकर उस जादूगर के ऊपर गिरा। उसके बाद उस जादूगर ने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दे दिया कि जल्द ही वह पूरा शहर खत्म हो जाएगा, और उसने रानी को भी श्राप दे दिया कि वह भी जल्द मर जाएगी। ऐसा ही हुआ, और उस घटना के कुछ समय बाद ही भानगढ़ में लड़ाइयाँ हुई, जिससे पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया और रानी भी किसी रहस्यमय तरीके से मर गई। आज भी उस किले में लोगों की मरने की चीखें और वह रानी की आत्मा दिखाई देती हैं। इतिहास पढ़ने में वो दोनों इतना खो गई थी कि ना उन्हें समय का पता चला और ना ही अपने किसी साथी का। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी उनके साथ नहीं है। अरे, ऐसा इतिहास पढ़कर वे दोनों इतनी डर गई थी कि एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और इधर उधर देख रही थी। उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा कि कब सूर्यास्त हो गया। अंधेरे में अंदर ही फंसी रह गई। वे दोनों चिल्लाने लगी, मैम मैम, हमें बाहर निकालो, हम यहाँ पर फंस गई हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैम, आप किधर हो? ऐसे चिल्लाते हुए वह किले में एक दो कदम ही इधर उधर उठा रही थी। उनके साथ ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किला भी चिल्ला रहा हो। उन्हें लगा कि हमारी आवाज़ ही गूंज रही है, इसलिए वह थोड़ा इधर उधर देखती है, परंतु जब वो चिल्लाना बंद कर देती है, किला तब भी चिल्लाता रहता है। वहाँ से दर्दनाक चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। हर तरफ राजा रानियों के कुंडल, तलवारें, बरसे, आभूषण ये सब दिखाई देने लगे। किले के अंदर जो खंभे बने थे उन पर उन्हें बड़ी बड़ी आंखें, नाक, मुंह दिखाई देने लगे। वह पूरी तरह से डर गई थी। हिम्मत करके कोमल ने मेम से बात करने के लिए मोबाइल निकाला। एकदम से इतनी आग की लपटें उनके सामने से निकली कि उसका मोबाइल वहीं पर गिर गया और उन्हें दोबारा दिखा ही नहीं। मोबाइल मानो मोम की भांति पिघलकर धरती में ही समा गया था। अब वह किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। इधर उधर घूरने के सिवाय उनके पास और कुछ भी नहीं था। वह अंदर से खुद को लाचार और बहुत डरी सी महसूस कर रही थी। धीरे धीरे करके इधर से उधर जाने के लिए हिम्मत जुटाने लगी। जैसे ही अपनी गर्दन घुमाते तो उन्हें अजीब से इत्र की सुगंध आती, जो एकदम से ही दुर्गंध में बदल जाती थी। और यह सुगंध और दुर्गंध इतनी तेज थी मानो बेहोश करके ही छोड़ेगी। वे भागकर बाहर आना चाहती थी, परंतु वह जहाँ से अंदर आई थी वह रास्ते अब दिखाई नहीं दे रहे थे। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, कभी इधर कभी उधर। वह ऐसे ही मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उन्हें कहीं आग तो कहीं आंखें तो कहीं नवाब कुंडल, यह सब दिखाई दे रहे थे। ऊपर की तरफ ध्यान किया तो तेज तीखी तलवारें लटकती हुई नजर आ रही थी, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत तीखी लग रही थी। किले के अंदर जहाँ भी वह तलवारें हल्का सा भी छूती, वहाँ से बहुत तेज आग और धुआं निकलता था और एक चीख की आवाज़ उनको दबोच लेती थी। अब वह बुरी तरह से थक और टूट चुकी थी और एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी, मानो उनकी चीखें भी अब थक चुकी थी। उनके चीखने चिल्लाने में अब आवाज़ नहीं रही थी। अनु और कोमल एक दूसरे को देखते तब भी उन्हें डर लगने लगा था, मानो धीरे धीरे उनका दम घुट रहा हो और वह जो सुगंध दुर्गंध उनको परेशान कर रही थी वह उनके भीतर तक समा गई। इतने में बाहर मैम सब छात्रों को लेकर वापस निकल गए थे। उन्हें हॉस्टल के पास जाकर पता चला कि अनु और कोमल किले में ही रह गई है। वह बहुत घबरा गए। सोनिया मैम भागकर पीछे को मुड़ी और उनको जोर से आवाज देने लगे, अनु
कोमल, अनु, कोमल, किधर हो आप? मैम को लगा कि शायद वह हमारे साथ वापस आए ही नहीं। मैम डरे से एकदम किले की तरफ भागते हैं। उनके मन में बार बार यह विचार आता है कि वहाँ पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है। यह सोचकर वह और भी डर रहे थे। वे किले के सामने पहुँचे। उनके साथ ही 2 छात्र और थे। जब वह सामने से किले की तरफ देख रहे थे तो वो हैरान रह गए। वह किला अब किला नहीं लग रहा था। वहाँ से भयानक आवाजें आ रही थी, मानो पूरा किला आग की भांति जल रहा था। काला धुआं और कितनी सारी परछाइयाँ इधर उधर घूम रही थी। किले के पास जाना मुमकिन ही नहीं था, परंतु वह अन्नू और कोमल को ढूंढना चाहते थे। वह जोर से आवाजें दे रहे थे, अनु, कोमल। इतने में मेम की भी आवाज निकलना बंद हो गई, क्योंकि वह दृश्य इतना खौफनाक था कि किसी का भी वहां बोलना संभव नहीं था। किला इधर उधर हिल रहा था, आवाजें भी आ रही थी और वह ऐसे लग रहा था जैसे घूमकर सबको अंदर समा लेगा। वहां बाहर से भी इत्र की सुगंध और दुर्गंध महसूस हो रही थी। मेम देर रात तक वहीं पर बैठे रहे। वह बच्चों के बिना वापस भी नहीं जा सकते थे और वहां पर बैठना भी मृत्यु के मुंह में जाने से कम नहीं था। अनु और कोमल को रानी रत्नावती की आत्मा हाथ में इत्र की शीशी लिए इधर उधर घूमती हुई दिखाई दी, पर उन्हें लगा शायद कोई उनकी मदद करने के लिए अंदर आ रहा है। वह उस आत्मा के पीछे चलने लगी। रानी के हाथ में इत्र की शीशी इतनी बड़ी और चमकदार थी, मानो उन्हें कोई रास्ता दिखा रहा हो। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि वह रानी तो हर तरफ आर पार आ जा रही थी और यह जहाँ कदम रखती है वही रास्ता बंद हो जाता है। यह सोचकर वह डर गई और सोचने लगी कि यह कोई इंसान नहीं हो सकती, यह तो कोई आत्मा है। वह वहीं पर रुक जाती है, पर वह रानी इत्र की शीशी लेकर उनकी तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे से जब वह उनकी तरफ आ रही थी तो तेज झंझनाहट, घुंघरू की आवाज में आग की लपटें सब एक साथ मिलकर उनकी तरफ आ रही थी। वह पीछे पीछे जाती है, परंतु पीछे रास्ता ही नहीं बचता। हर तरफ पत्थर ही पत्थर, आग ही आग दिखाई देने लगते हैं। इतने में रानी इत्र की शीशी खोल देती है, जिसमें से एक तेज दुर्गंध निकलती है। वे दुर्गंध इतनी जहरीली थी कि अनु और कोमल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और वह वहीं पर मर जाती है। फिर अगले दिन जब उनके प्रोफेसर उनको ढूंढते हुए किले के अंदर जाते हैं तो उन्हें किले के एक कोने में एक बड़े से काले पत्थर पर उन्हें दोनों के कंकाल पड़े हुए मिलते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। जैसे ही वह उस कंकाल को छूने की कोशिश करते हैं वह धरती में समा जाते हैं। फिर वह जितनी जल्दी हो सके राजस्थान से वापस निकल जाते हैं। उस दिन से उन सभी बच्चों में से किसी ने भी उस किले में वापस जाने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी स्टोरीज लेकर आ सकें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।